नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर किस तरफ जा रही है। उस पर ये बात हम स्टार्ट से लेते हैं कि वास्तव में इसका इशू क्या है, कहाँ है, इसकी जड़ में आज प्रयास करते जाने का। ऐसे है, जब 1990 में सोवियत यूनियन टूटा था, टूटने से पहले 1987 से लेकर 90 तक गोर्बाचोव और रोनाल्ड रीगन, इनकी काफ़ी मीटिंगें हुई। तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने से पहले यानी कि काफ़ी इनकी मीटिंगें हुई। उसमें उन्होंने अपना बताया गोर्बाचोव ने कि बहुत सारी मेरी स्टेटें जो है आज़ादी चाहती हैं वगैरह वगैरह। इन्होंने बोला जो आज़ादी जान के मांग रहे हैं, जितने भी ये एक्स कम्युनिस्ट कंट्री हैं, आपको पता ही है, तो उनको याद कर दो कि हम दोस्त हो जाएंगे। नेटो को सिर्फ सोवियत यूनियन से खतरा, रशिया से खतरा नहीं है। तो इसलिए उनकी हालत सोवियत यूनियन की बहुत खस्ता थी इकोनॉमिक तौर पर। तो उन्होंने क्या किया, इनसे दोस्ती करके, यूरोप, अमेरिका, नेटो से दोस्ती करके, तो कहने का मतलब है बहुत सारे कंट्रियों को आज़ादी दे दी। मेरे ख्याल लगभग शायद 15 कंट्री सोवियत यूनियन से बाहर निकले। और इन्होंने, अमेरिकन और नेटो वालों ने रशिया को आश्वासन दिलाया कि हम भविष्य में आपके लिए कोई खतरा नहीं है और नेटो कभी भी आपकी तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा। ये बातें इनकी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने रशिया ने 90 से लेकर 92-93 तक सारे कंट्री आज़ाद कर दिए, तो जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने धीरे धीरे अपने षड्यंत्र जो थे वो चलाने शुरू कर दिए। इन्होंने क्या किया, पहले जितने भी ये कंट्री हैं एक्स कम्युनिस्ट, जैसे इस्तोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, अपने पोलैंड हो गया, ऊपर एक आधा बच गया मेरे से, पोलैंड हो गया, बुल्गारिया, रोमानिया, और भी काफ़ी कंट्री है। इसमें आपको भी पता है, मेरे से शायद ज़्यादा ही पता होगा। तो कहने का मतलब बेलारूसिया भी आता है उसमें। कहने का मतलब काफ़ी कंट्री जो है, ये जितने भी ये सारे आज़ाद हुए थे, इनको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। जबकि इनकी बात ये हुई थी, पर लिखती रूप में नहीं, ऐसे आश्वासन था कि हम आपकी तरफ एक्सपेंड नहीं करेंगे नेटो को। पर इन्होंने पहले उनको यूरोपियन यूनियन में ले लिया, तो यूरोपियन यूनियन में लेके धीरे धीरे सबको नेटो में ले लिया। तो कहने का मतलब पहले जो नेटो ग्रुप था वो पहले पीछे बैठा था। जब इसमें ये सारे कंट्री आ गए तो नेटो में भी वो शामिल हो गए बाद में। तो धीरे धीरे नेटो की फौजें इन कंट्रियों में चली गई। तो कहने का मतलब ये रशिया की तरफ बढ़ गए। तो रशिया ने सोचा, यार इन्होंने तो ये मेरे को बोला था कि भाई हम इधर को नहीं आएंगे, हम नेटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो ये हो क्या रहा है। वो जो नेटो है, रशिया उसको अपने लिए खतरा समझना शुरू कर दिया। और सही भी है कि धीरे धीरे ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मानो इंडिया के पड़ोसी देश है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मानिए कि चाइना के सारे मिलिट्री बेस यहाँ के बन जाते, तो वो तो फिर इंडिया के लिए खतरा ही हुआ ना। तो सेम यहाँ हुआ। पहले इनका ये था कि पहले पीछे बैठे थे नेटो वाले, फिर आगे चले गए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप तो आगे चले गए। तो रशिया अपने आप को खतरा मानना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बाद में इन्होंने क्या किया, यूक्रेन में
रेयर रेयर अर्थ मटेरियल और पेट्रोल और गैस के बहुत ज़्यादा भंडार हैं। तो रशिया, ये जो यूरोप वाले हैं, इनको वहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल, जहाँ कोयला, पेट्रोल, गैस वहाँ से सस्ती पड़ती है यूक्रेन से, इतनी सस्ती के ये मटेरियल अफ्रीका से लेते थे या और कंट्रियों से लेते थे, इन्होंने यूक्रेन से लेना शुरू कर दिया। तो यूक्रेन एक तो है पड़ोस में, ट्रांसपोर्ट भी आसान है और है भी बहुत सस्ता था। जैसे चाइनीज माल बड़ा सस्ता होता है, इस टाइप इनका बहुत माल यानी कि सामान सस्ता था। तो इसलिए इन्होंने यूक्रेन को ऑफर दिया कि तू भी यूरोपियन यूनियन में आ जा, यूरोपियन यूनियन और नेटो में। तो रशिया को ये लगा भाई इन लोगों ने तो बोला था कि हम नेटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे आपकी तरफ, यानी कि कंट्रियों को नहीं लेंगे। ये हो क्या रहा है, ये तो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। अगर उधर पोलैंड में बैठे हैं, फिर इस्तोनिया, लिथुआनिया, लताविया उधर भी बैठे हैं ये, तो अब करेंगे क्या भाई। ये तो धीरे धीरे वहाँ से मेरे का जो यूक्रेन के बॉर्डर से कोई 600-700 किलोमीटर होगी मॉस्को, जो कैपिटल है रशिया की। तो इन्होंने यानी कि जब उसको नेटो में साइन करने के लिए यानी कि इनवाइट किया, तो रशिया ने सोचा कि यार ये तो बुरा होगा, आज ही यूक्रेन को मैं पकड़ लेता हूँ, अदरवाइज़ अगर नेटो में ये शामिल हो गया तो फिर मेरे को सबके साथ लड़ना पड़ेगा। तो रशिया ने उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया 22 फरवरी 2022 में। तो रशिया को अंदाज़ा नहीं था, रशिया को ये लग रहा था कि मैं इसको यानी कि जीत लूँगा। कहने का मतलब ये है, रशिया को ये यहाँ से सरप्राइज मिला। रशिया की आर्मी पहले तो ठीक ठाक आगे बढ़ी सब कुछ, लेकिन जो नया वेपन मिला है दुनिया को, ड्रोन कई प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है। तो इसको यूक्रेन को तुर्की ने और इसराइल ने काफ़ी ड्रोन सप्लाई किए, जो कि बहुत ही हमले में बहुत ही सक्सेसफुल रहे। रशियन फौज जो आगे बढ़ चुकी थी वो उनको पीछे को जाना पड़ा। इस मामले में रशिया बहुत पीछे है और पीछे था, अब थोड़ा बेटर है, लेकिन पहले जब युद्ध शुरू हुआ पीछे था। तो कहने का मतलब ये है, रशिया को मुंह की खानी पड़ी और काफ़ी इलाकों से पीछे चला गया। अभी भी उसके पास 4 जो रीजन है ईस्ट में, तो वो उनके पास है। बाकी इनके अलावा जो आगे बढ़े थे वो कीवी की तरफ वो छोड़ के चले गए। अब समस्या ये है, फिर बाइडन ने उनकी बहुत हेल्प की। पहले यूरोपियन जो कंट्री थे, ये सारे कंट्री आपको पता ही है, मेन इस युद्ध को सपोर्ट करते हैं। जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस, दूसरे भी करते हैं पर मेन ये है। तो सब ने पहले बहुत सपोर्ट की यूक्रेन की। इस वेपन इनके बहुत सारे वेपन दिए, पैसा दिया, इनके पब्लिक वहाँ से बहुत भाग के उनको बसाया अपने अपने कंट्रियों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो बाइडन था, बाइडन ने बहुत हेल्प की। बाद में एक स्टार्ट में तो 1.5 साल इन्होंने बहुत हेल्प की, 1.5-2 साल। उसके बाद इन्होंने बोला अगर नहीं जीत सकते तो बाइडन ने भी बोला छोड़ो यार, पर युद्ध नहीं रुका। लेकिन अब जो यूक्रेन को एड मिल रही है, ये एड नहीं है, ये उधार है। अब जो यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध कर रहा है, ये कोई फ्री की मदद नहीं हो रही, ये उनको कर्जा दिया जा रहा है, ये उनको कर्जा मिल रहा सभी कंट्रियों से। फिर इन्होंने क्या किया, फिर ये ट्रंप साहब जो है ये आए गद्दी पर, इन्होंने बोला कि मैं युद्ध बंद करवा दूंगा। लेकिन युद्ध रशिया बोला मैं वहाँ जहाँ बैठा हूँ वहाँ रहूँगा, लेकिन अगर आप बंद करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ।
लेकिन इनकी डिमांड थी कि नहीं पीछे चले जाओ, वो कहता मैंने नहीं जाना। ये रशियन स्पीकिंग एरिया है, 4 स्टेटें, मैं ये नहीं छोड़ूंगा, 4-5 स्टेटें, नीचे क्रेमिया भी है उनका, पेनिनसुला जो है क्रेमिया। उन्होंने बोला ये तो रशियन स्पीकिंग है, ये तो नहीं छोड़ूंगा, आगे मैं कुछ नहीं कहता, युद्ध बंद करने को तैयार हूँ। लेकिन कहने का मतलब ना रशिया मान रहा था, ना ये यूरोपियन कंट्री मान रहे थे, सिर्फ ट्रंप बोल रहा था कि भाई बंद करो। एक वक्त आया कि उसने ऐड काफ़ी इसकी ऐड जो है कम कर दी यूक्रेन की। फिर भी ये जो यूरोपियन मुल्क हैं जिनके पहले मैंने नाम लिए देश हैं, ये बोलते हैं हमने तो भी लड़ना, जो मर्जी हो जाए, हमने तो रशिया के साथ लड़ना ही लड़ना। तो अब तक जो युद्ध आगे चल रहा है वो सिर्फ इन यूरोपियन कंट्रियों की 3-4 जो मेन है इनकी वजह से आगे चल रहा है। सारे हेल्प कर रहे हैं कुछ ना कुछ। जैसे कोई गांव में मेला नहीं लगता, उसकी कलेक्शन करते हैं, डाल इकट्ठी करते पैसे, इस टाइप ऐड जाती है अभी भी यूक्रेन को। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल है, उनके पास वेपन नहीं है ज़्यादा, यूक्रेन के पास सबसे जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा वो रहा ड्रोन अटैक। अब यूरोपियन कंट्रियों की मदद से वो अपने काफ़ी मैन्युफैक्चर करता है ड्रोन काफ़ी तरह के, और ऐसे भी यूक्रेन शायद दुनिया में बेस्ट कंट्रियों में आ चुका है जिसने काफ़ी तरह के ड्रोन बनाए यूरोपियन कंट्रियों की मदद से। और एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड का मतलब उसके ऊपर कामिकाज़े ड्रोन है, उनके ऊपर जो एंटीना लगा है, एक एंटीना लगा है इनकी कंपनी यार, एलन मस्क की कंपनी, हाँ स्टारलिंक की कंपनी जो सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट देती है, उसके एंटीने लगे हुए हैं। और ये यूरोप वाले, ये वास्तव में यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ रहा, ये जो युद्ध हो रहा ना, ये यूरोपियन लड़ रहे हैं उसके माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है उसके, यानी कि जितने भी ये अटैक हो रहे रशिया के अंदर, वो सारे अटैक यूरोप वालों के ही हैं। यूरोप वाले वहाँ बैठे हुए यूक्रेन में जाके ये एक्यूरेसी बताते हैं कहाँ रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, सभी जगह उसके एयर डिफेंस कवर नहीं कर पाते, जहाँ वीकनेस होती है वहाँ से ये पक्षियों की तरह उड़ के चले जाते हैं। फिर मैं आता हूँ रशिया की तरफ। रशिया का क्या है, रशिया जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, रशिया ने बहुत सारी धमकियाँ दी। धमकियों में यूरोप को धमकियाँ दी, इसको ये हथियार नहीं देना, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। एग्जाम्पल, स्टॉर्म शैडो एक मिसाइल है जो जहाज़ों से छोड़ी जाती है, वैसे भी छोड़ी जा सकती है लेकिन मेन फाइटर जहाज़ों से छोड़ी जाती है। स्टॉर्म शैडो, उसने रशिया की बहुत तबाही की, उसने बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई अटैकों में। ये इंग्लैंड की बनी हुई है। और भी बहुत सारी मिसाइलें दी। पहले यूरोप वाले वो कहता था इनको, रशिया कहता था अगर यूक्रेन को अपनी स्टेप की दी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्होंने दे दी, उनकी बड़ी तबाही हुई। बहुत सारे यानी कि मिलिट्री बेस और जितनी पेट्रोल के इनके जितने भी इंस्टॉलमेंट है, डिपू हैं पेट्रोल जहाँ जमा है, डीजल पेट्रोल जो भी कच्चा यानी कि माल है इनका, जो पेट्रोल डीजल, उन पर अटैक हुए। पहले इन्होंने बोला भाई बड़े हथियार नहीं देना, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रशिया ने बोला यूरोप को। उन्होंने दिए। फिर ये देने लगे उनको फाइटर जहाज। इन्होंने बोला अगर फाइटर जहाज दिए, रशिया ने बोला मैं ये तबाह कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर इन्होंने फाइटर जहाज भी दे दिए F-16 कुछ कंट्रियों ने, तब भी रशिया ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद अब देखो धीरे धीरे करते करते यानी कि 2,500-3 हज़ार किलोमीटर तक ऐसे ड्रोन बना लिए यूक्रेन ने यूरोप की मदद से कि 2,500-3 हज़ार तक मार करते हैं। यानी कि रशिया ने जो भी बोला, अगर ये दिया मैं ये कर दूंगा, ये दिया वो कर दूंगा, रशिया ने कुछ नहीं किया।
इससे ये महसूस होता है कि रशिया की कैपेबिलिटी नहीं है। अगर कैपेबिलिटी होती तो इनको सब कुछ जरूर सिखाता। कैपेबिलिटी का मतलब जो वो बोलता है वो कर नहीं पाया, अगर वो कर पाएगा तो जो उसके पास बड़े हथियार रह गए हैं रशिया वो ही चला सकता है वो। अब देखो इनका प्लान क्या है यूरोप का। इन्होंने उनको स्टडी किया कि रशिया ने ये बोला ये हथियार नहीं देना, स्ट्रॉम शेडो नहीं देना, तो दे दी। तो जो रशिया ने धमकी दी थी कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने F-16 बोला मत देना जहाज इसको, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, इन्होंने दे दिए, रशिया कुछ नहीं किया। फिर ये ड्रोन वहाँ तक धीरे धीरे वो यूरोपियन यूनियन वाले ये जो है ये कैलकुलेट करते थे इनका दिमाग के रशिया कहाँ तक जाता है। लेकिन जब रशिया की तरफ से कोई बड़ा जवाब नहीं आया यूरोप को, तब इनका हौसला बढ़ गया। आज रशिया का जो हौसला है वो बहुत नीचे चला जा चुका है, और ये जो यूरोप वाले हैं ना इनका हौसला आसमान छू रहा है। ये बोले भाई रशिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इन्होंने पिछले साल भी ऐलान किया था, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, इन्होंने यूरोपियन यूनियन जो इनके प्रधानमंत्री जो लेडी है जो भी है वहाँ से जो इनका बयान आया था कि हम 2028 में रशिया के साथ लड़ाई करेंगे, जिसकी तैयारी कर रहे। इन्होंने सब ने यूरोपियन यूनियन के काफ़ी कंट्रियों ने अपने बजट डबल से भी ज़्यादा कर दिए। वो इसलिए किए कि अपने हथियार खुद हम बनाएं, अमेरिका के ऊपर हम यानी कि डिपेंड ना रहें। 2028 तक ये बहुत सारे हथियार बना लेंगे। तो अभी ये वाया यूक्रेन ड्रोन जो है, ड्रोन ने बड़े बड़े दुनिया के जहाज, बड़े बड़े वेपन जो हैं नुकसान करते वो सारे फेल कर दिए। तो इसलिए ये लगे हुए हैं कि भाई थोड़ी कोशिश हुई थी ट्रंप की तरफ से शांति होने की कि इनकी लड़ाई बंद हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन वाले नहीं माने। ये सोच के बैठे हैं कि अब हम 2028 तक बहुत सारा हथियार इकट्ठा कर लेंगे। करने से अब धीरे धीरे जैसे रशिया ने भी अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हमला हुआ, कोई लगभग 1 हफ्ता हो गया, मॉस्को के अंदर बहुत नुकसान हुआ रशिया का। उसका इन्होंने रिटेलिएट किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया रशिया ने, पर वो दम नहीं रहा अटैक के अंदर जो पहले था। तो इनको ये लगता है कि 2028 तक ऐसे लड़ाई चलती रही, यूरोपियन यूनियन वालों को ये लगता है कि ये ऐसे लड़ाई चलती रही वो रशिया और भी वीक हो जाएगा। जब बिल्कुल वीक हो जाएगा तो हमने बजट बढ़ा दिए हैं पिछले 2 साल से, और हम वेपन बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, तब हम रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। यानी कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है यूरोप और रशिया के बीच। मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये कहती है, अब तो शायद ना हो, लेकिन जैसे इन्होंने ऐलान किया कि 2028 में हमने रशिया के ऊपर अटैक करना है, आप लिख के ले लेना कि अगर ये काम हुआ रशिया परमाणु बम चलाएगा, क्योंकि रशिया तब तक और भी वीक हो जाएगा। उसके बाद बड़े हथियार मिसाइलें, ब्लास्टर मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें मेन रह जाएगी। क्योंकि ये क्या करते हैं नेटो, अमेरिकन और ये यूरोपियन, क्योंकि मैं बड़ी बार कहता हूँ कि दुनिया इनके हाथों में ही है। इनके हाथों में का मतलब ये है कि भाई ये क्या करते हैं, किसी को मारना है, इनके पास स्विफ्ट सिस्टम है। वर्ल्ड में कंट्रियों की, कंपनियों की या आम पब्लिक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है पैसे की, स्विफ्ट सिस्टम से होती है, जिसका सेंटर जो है ब्रसल में है, पर है वो अमेरिकन सिस्टम। तो उससे निकाल देते हैं भाई। जैसे अब रशिया है, इसका कोई 550 $550 बिलियन फ्री कर दिया,
हाथ काट दिया भाई। यानी कि इतनी पाबंदियां लगा दो उससे मिलने वाला कोई ना हो, बाद में हम मारें उनको। पर आपको मैं आज ये बात बोलता हूँ, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा कि लास्ट में रशिया को इनके ऊपर परमाणु बम चलाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। शायद अभी भी चल सकता है। जैसे अगर यूक्रेन की तरफ से ऐसे ही हमले लगातार होते रहे ना, तो अचानक दुनिया को सरप्राइज आएगा। अब नहीं आया तो ये बात मेरी लिख के ले लेना आप, 2028 में जब ये यूरोपियन यूनियन की फौजें लड़ेंगी, लड़ाई कहाँ कहाँ होने की आसार है वो आप सुन लो। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, हाँ जी, उधर से नीचे को आओ, इधर फिर आ जाता पोलैंड, फिर यूक्रेन, इस खित्ते में होगी लड़ाई। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत अंडर वैल्यूएट कर रहे हैं रशिया को, यूरोप वाले बहुत अंडर वैल्यूएट कर रहे हैं। जब इनके परमाणु बम बजेंगे ना फिर पता चलेगा। और मेरे हिसाब से परमाणु बम, पहला परमाणु बम जो चलेगा वो चलेगा यूक्रेन के अंदर। आप मेरी बात नोट कर लेना, क्योंकि ये जो जहाँ फिर एक और काम हो सकता है, जहाँ उधर की सत्ता से पुतिन को उतार दिया जाए किसी तरह, या इधर से ये जेलसंकी जो है इसको उतार दिया जाए। दोनों में से एक बंदा, दोनों अड़ियल घोड़े हैं, एक बंदा उतर गया तो लड़ाई खत्म है। क्योंकि ना रशियन लड़ाई चाहती पब्लिक, ना यूक्रेन की चाहते हैं। अब देखते क्या हो गया। आप मेरी बात नोट करना कि आने वाले टाइम में रशिया और यूरोप का बहुत बड़ा युद्ध होगा, और उसमें सबसे पहला परमाणु बम जो चलेगा यूक्रेन में चलेगा। हाँ जी, ये जो अंडर वैल्यू कर रहे हैं ना रशिया को, तब फिर इनको पता चलेगा भाई अब तो समझौता हो गया। और दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत जो मार लोग हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि यार तुम लोग रशिया के साथ गलत लड़ाई लड़ रहे हो। दुनिया में आने वाला थ्रेट सबको पता है कि चाइना है। अरे भाई तुम इधर फंस गए, चाइना बाई द वे जापान पर हमला कर दे तो कौन जाएगा लड़ने? अमेरिका। अमेरिका का आपने ईरान में देख ही लिया क्या हाल हुआ। जितनी बेइज्जती अमेरिका की इस बार हुई तो मेरा ख्याल सेकंड वर्ल्ड वॉर से के बाद कभी नहीं हुई। ठीक है जी, यही वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन आने वाला जो समय है दुनिया में, खास करके और एरिया में भी, लेकिन यूरोप में तो बहुत बड़ी लड़ाई आ रही है, ये तो पक्की बात है। आपको देखने को ये लग रहा कि भाई सब तो शांत है, कुछ नहीं है, ये वो शांति दिख रही जो लड़ाई, ये वो शांति है बिल्कुल दिख रही, जैसे तूफान आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता, बाद में तूफान आता है। इसके बाद युद्ध पक्का आएगा, ये पक्की बात है, यूरोप और रशिया के बीच। धन्यवाद।